सहारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। चीन को लेकर भारत की अब क्या रणनीति है, आज इसी मुद्दे पर बात होगी। लेकिन पहले देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। सीमा विवाद पर चीन ने भारत को दी धमकी, हमारी रक्षा शक्ति को कम ना आके भारत। चीन को आर्थिक मोर्चे पर भी भारत का करारा जवाब, रेल सिग्नल टेलीकॉम का ठेका रद्द। भारत के वीर सपूतों की शहादत को सलाम, देश के अलग अलग हिस्सों में नम आंखों से विदाई। कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू, प्रधानमंत्री ने कहा आगे आयात नहीं निर्यात करने पर जोर। नेपाल के ऊपरी सदन ने भी पास किया नया नक्शा, भारत की आपत्ति को किया दरकिनार। चालबाज चीन को साजिश का जवाब तो मिल गया, लेकिन अब तिलमिलाए चीन का क्या रुख है और भारत की चीन को सबक सिखाने के लिए क्या रणनीति है। बॉर्डर पर तनाव के बीच क्या सियासत हो रही है और देश के बहादुर जवानों की शहादत को किस तरह सलाम कर रहा है, इन्हीं मुद्दों पर आज मंथन करेंगे। लद्दाख की गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के साथ 15 जून को हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना ने अपने 20 जांबाज जवानों को खो दिया था। ये 20 शहीद देश के अलग अलग राज्यों के थे। सबसे ज़्यादा 5 जवान बिहार के रहने वाले थे। अब शहीद जवानों का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच रहा है, जहां पर उन्हें नम आंखों से विदाई भी दी जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अपने वीर सपूतों की शहादत को सलाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को भरोसा दिलाते हुए कहा कि इन जवानों का बलिदान व्यर्थ जाने नहीं दिया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तेलंगाना में किस तरह शहीद कर्नल संतोष बाबू को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। छत्तीसगढ़ में कांकेर के गणेश कुंजाम भी शहीद हुए हैं। बिहार के शहीद सुनील कुमार को भी अंतिम विदाई दी गई। इसी तरह पंजाब के गुरदासपुर के सतनाम सिंह शहीद हुए हैं। सहारा न्यूज़ नेटवर्क भी सभी शहीद जवानों को सलाम करता है, उनके बलिदान को नमन करता है। लद्दाख के गलवान में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प पर राजनीति तेज हो गई है। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो लॉकडाउन के दौरान घर में बैठकर कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी और समझना चाहिए था कि भारत और चीन के बीच किस एरिया में नो आर्म्स एग्रीमेंट है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि सीमा पर हमारे सैनिकों को निहत्थे क्यों भेजा गया था। सुनते हैं दोनों के अलग अलग बयान। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। हमें विश्वास है, पूर्णतः विश्वास है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान को आश्वासित किया है कि भारत की अखंडता, भारत की एकता के लिए कुछ भी करना पड़े वो हिंदुस्तान करेगा। हम दुखी भी हैं, गुस्से में भी हैं। गुस्से में इसलिए है क्योंकि भारत में जिस प्रकार की राजनीति आज राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप में ना केवल चिंताजनक है, वो अपने आप में कांग्रेस की राजनीति को और कांग्रेस के विचारधारा को दर्शाती है। राहुल गांधी जी, आप न केवल अपरिपक्व तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से भी व्यवहार कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के सामने भारतीय सैनिकों को निहत्थे भेजे जाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवाल पर विदेश मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल के
इस बयान पर सैनिकों को निहत्थे भेजे जाने की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सैनिक पोस्ट छोड़ते ही हथियारों से लैस हो जाते हैं। गलवान घाटी में भी एक भी भारतीय सैनिक निहत्था नहीं था। हर सैनिक के पास हथियार थे, लेकिन समझौतों के मुताबिक वहां हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना था और नहीं किया गया। विदेश मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि हमें तथ्यों को ठीक से समझ लेना चाहिए। दोनों देशों के सैनिकों के बीच गतिरोध के वक्त हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने की लंबी परंपरा 1996 और 2005 में हुए समझौतों के तहत रही है। आज इसी मुद्दे पर हम आज अपनी चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रिटायर्ड मेजर जनरल एसबी अस्थाना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अर्थशास्त्री प्रोफेसर अखिल स्वामी भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का हस्तक्षेप में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि जिस तरीके से चीन और भारत के बीच जो साझेदारी साल दर साल बढ़ती रही है, उसको लेकर के अब तमाम चुनौतियां भी दोनों देशों के बीच खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से लोगों की भावनाएं चीन में बने हुए सामानों को बायकॉट करने की तरफ तेज़ी से बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ ये भी बात अब जोर पकड़ने लगी है कि जिन कंपनियों में चीनी कंपनियों का निवेश है, जो स्टार्टअप्स हैं जिनमें चीनी कंपनियों ने बड़ा निवेश किया हुआ है, जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं जिनमें चीन ने बड़ा निवेश किया हुआ है, क्या आगे आने वाले समय में उन कंपनियों का भी बायकॉट होगा या उन कंपनियों को निवेश वापस करने के लिए कहा जाएगा? हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी निवेश जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत किया जाता है और जाहिर सी बात है कि अगर चीन और भारत के बीच ये खाई बढ़ती है तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच के जो आर्थिक रिश्ते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, सीधे चलते हैं सबसे पहले शहनवाज हुसैन जी के पास। शहनवाज जी, हालांकि विदेश मंत्री ने ये स्पष्ट किया है कि जो अग्रीमेंट था उसके हिसाब से हथियार के इस्तेमाल की छूट नहीं थी, लेकिन जो हमारे सैनिक थे वो हथियार बंद तो थे, लेकिन कुल मिलाकर के जो दिखाई दे रहा है कि चीन के सामने भारत उतनी मजबूती से कभी भी रिएक्ट नहीं कर पाया। इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। ऐसे में जब हम नए भारत की बात करते हैं कि ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है, तो क्या चीन पर भी ये चरितार्थ होने वाला है? चरितार्थ हो गया है। मैं अपने उन शहीदों को नमन करता हूं, उनकी शहादत को सलाम करता हूं, जिन्होंने चीन को उसी की भाषा में जवाब दे दिया। उन्होंने उसको मारते मारते शहादत का जाम पी दिया। हमारे 20 सैनिक की शहादत हुई, लेकिन चाइना के 45 से ज्यादा 3 हेलीकॉप्टर आए और वो एक में करीब करीब 13-14 उनके सैनिक जा सकते थे। इसलिए 3 हेलीकॉप्टर आकर वो अपने जो उनके सैनिक मारे गए थे उनको ले गए। तो हमारे सैनिकों ने, क्योंकि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये दौर था कि 2000 पहले 62 के युद्ध में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन 96 में देवगौड़ा जी के वक्त में, 2005 में कांग्रेस के नेता मनमोहन सिंह जी के दौर में जो समझौता हुआ कि 2 किलोमीटर के अंदर फायरिंग नहीं होगी, हथियार का उपयोग नहीं होगा, उसका पालन हुआ। लेकिन वो पालन करते हुए जब उन्होंने हमाकत की तो हमारे सैनिकों ने उनको उसी की भाषा में जवाब दिया। चाइना दर्द से कड़ा रहा है। चाइना को ये पता लगा है कि हमारे सैनिकों ने जो समझौते का पालन करते हुए भी उनके 45 से ज्यादा लोगों को मारा है। मैं कहता हूं कि आज पूरे देश को इकट्ठा रहना है। ये राहुल गांधी जी रोज एक वीडियो बना लेते हैं, कहते हैं पहले दिन जब ये हमला हुआ तब ऐसा व्यवहार हो रहा था जैसे अपने देश के नेता अपनी देश की सेना और सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं।
क्यों पूछा? अपने सेना पर भरोसा रखिए। 62 के में जरूर नेहरू जी के वक्त में हार हुई, लेकिन 67 में नथुला में बहुत बढ़िया मुकाबला हुआ और डोकलाम में हमने चाइनीज जो सैनिक हैं उनको खदेड़ने का काम किया। और यहां पर भी सेना के बहादुरी को सलाम करना चाहिए। लेकिन क्या कह रहे हैं? पहले दिन राहुल गांधी जी ने कहा, कहां छुपे हुए हैं, क्यों डरे हुए मोदी जी, बाहर आइए, हम आपके साथ हैं। शहनवाज जी, नरेंद्र मोदी शहनवाज जी, एक बड़ा नेचुरल सा सवाल निकल के आ रहा है, दर्शक भी इसको जरूर जानना चाहेंगे कि पहली बार चीन ने गलवान घाटी को अपना बताया है और आज चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये कहा है कि हमें हमारी ताकत को, हमारी शक्ति को अंडर एस्टिमेट करने की भूल ना करे भारत। ऐसे में देश की जनता ये जानना चाहती है कि हमारी सेना चीन के हिस्से में खड़ी है या चीन की सेना हमारे हिस्से में खड़ी है? देखिए, उनके विदेश मंत्री जो आज चीखे हैं जी, दर्द बयान किया, हमें कमजोर न समझे। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब दर्द में हमने दिया और दवा भी दिया उनको। हमारे सैनिकों ने उनकी चीख निकाल दी है, इसलिए उनके विदेश मंत्री चीख रहे हैं। चाइनीज विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, बात ये नहीं है। मेरा कांग्रेस से कहना है, अपनी देश की सेना पर, अपने देश के विदेश मंत्री पर, अपने देश के प्रधानमंत्री पर यकीन कीजिए। वैसा व्यवहार कीजिए जो अटल बिहारी वाजपेयी ने 71 के वक्त किया था। ऐसा व्यवहार कीजिए जो 62 और 67 के वक्त में विपक्ष में रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। जब दल व्यक्ति से बड़ा दल होता है, दल से बड़ा देश होता है। कोरोना के कंधे पर आप राजनीति कर रहे थे। चाइना और इंडिया के तनाव पर कांग्रेस को राजनीति की इजाजत न देश के फौजी देंगे, चाहे वो रिटायर हो, और न देश के 135 करोड़ लोग देंगे। अभी सवाल है चाइना से, आप बीजेपी से लड़ रहे हैं। चाइना चुनौती दे रहा हमारे सैनिक को, हमारी सरकार को, और आप अपनी सरकार के विदेश मंत्री को बोलना पड़ रहा है। आपके बयान के बाद आपको जवाब देना पड़ रहा है। हमारे सैनिक हथियार के साथ थे और हथियार के साथ होते हुए हथियार नहीं चलाया, लेकिन जिस भाषा में चाइना ने सवाल उठाया उसी भाषा में जवाब दिया। जहां तक सवाल आपने पूछा उपेंद्र जी, ये बात एकदम जान के रखिए, भारत की सेना और भारत की सरकार पूरी तरह चाइना को जवाब देने में सक्षम है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और ये झड़प क्यों हुई? क्योंकि रात के अंधेरे में वो आए थे हमारी सरजमी पर, टेंट गाड़ दिया और कमांडर वहां पूरे सैनिक के साथ जब गए तब ये झड़प हुई। उनका तंबू उखाड़ा, चाहे 20 लोगों की शहादत हो गई, लेकिन 1 इंच जमीन उनको बैठने नहीं दिया, उनको उखाड़ फेंका। शहनवाज जी, इतने लोगों की जान गई। शहनवाज जी, आपने बहुत भावपूर्ण आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल बड़ा नेचुरल सा ये भी बनता है कि अगर चीन ने भारतीय जमीन को कब्जा नहीं किया है तो आखिर बातचीत का आधार क्या है? बातचीत किस चीज को लेके हो रही है फिर? देखिए, भारत और चाइना की जो सीमा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जरूर। अभी तक चाइना जानबूझ के दगाबाजी करता रहा है। अभी तक जैसे हमारे और बांग्लादेश, पाकिस्तान या अन्य देशों से हमारी जो सीमा है करीब करीब तय है, लेकिन चाइना से अभी वो कई लैंड को डिस्प्यूटेड कर देता है। अभी जो उसने कह दिया कि वो वैली हमारा है, ये गलत कहा है। वो पूरी तरह हम अपनी स्थिति में हैं, और जहां जहां उसने हरकत की उसका जवाब ही तो हमारी सेना दे रही है। वहां पे आपके पास तो जनरल एसपी सिन्हा जैसे और एक फौजी साहब और बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे, आपको इसको और विस्तार से वो बताएंगे। बिल्कुल। मैं तो एक बात कहता हूँ राजनीतिक होने के नाते, बिल्कुल, कि किसी मुद्दे पर राजनीति कीजिए, जब देश का मुद्दा है चाइना इंडिया का, तब आप अपनी सरकार को क्रिटिसाइज मत कीजिए। जो बात कहनी है सब दलीय बैठक में कीजिए। माननीय सोनिया जी फोन उठाएं, बात करें प्रधानमंत्री जी से, लाइन पे आएंगे, रक्षा मंत्री जी से बात करें। जब पहले भी ये विषय उठता था, हम लोग उठाते थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से कई बार बीजेपी ने बात की, लेकिन ये क्या बात है, आपको राजनीति का मौका ही मिल जाता है हर विषय पर। पूरा देश आज गमगीन है, हमारे 20 लोगों ने जान दे दी और आप सियासत में लगे हुए साहब। शहनवाज जी, सीधे चलते हैं आलोक शर्मा जी के पास। आलोक जी,
शहनवाज जी ने बहुत ही आज जवाब दूसरे स्टाइल में दिया है, जैसा कि वो रोज जवाब नहीं देते हैं। मैंने उनसे तीन सवाल मैंने उनसे पूछे, तीनों सवालों पर शहनवाज जी ने विपक्ष की भूमिका को लेकर के सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि विपक्ष को अगर वास्तविक स्थिति जानना है तो उनको फ़ोन उठा के प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से बात करनी चाहिए, न कि राजनीति करने के लिए, माइलेज लेने के लिए बाहर आना चाहिए। कितना दुर्भाग्य है, 20 जवानोों की शहादत के बाद भी अभी विपक्ष को ही कोस रहे हैं। विपक्ष को ही फोन उठाकर पूछना चाहिए। देश के रक्षा मंत्री को तो गुफा में घुस जाना चाहिए। देश के रक्षा मंत्री को तो आज 4 दिन के बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। देश के रक्षा मंत्री जो बार बार 2013 और 14 में बड़ी बड़ी बातें करते थे और जो बीजेपी के प्रधानमंत्री एक के बदले 10 सर की बात करते थे, उनको तो कोई बयान नहीं देना चाहिए। आज भी कांग्रेस को ही फोन उठाकर बात करनी चाहिए। संबित पात्रा कहते हैं कि वहां पर अनआर्म्ड गए थे क्योंकि संधि है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहती है कि आर्म्स तो थे लेकिन संधि की वजह से चलाए नहीं उन्होंने। आप पहले विरोधाभास यहीं पर अपना दूर कर लीजिए। जो संधि थी वो संधि पीस टाइम के लिए थी, युद्ध के समय के लिए नहीं थी। और अगर तंबू नहीं गड़े थे हमारे क्षेत्र पर गलवान घाटी में, वहां पर कब्जा नहीं हुआ था, तो तंबू उखाड़ने हमारे फौज के लोग क्यों गए थे? पूरा कंप्लीटली इंटेलिजेंस फेलियर रहा है। और आज भी बीजेपी जिस बेशर्मी के साथ कांग्रेस को कोस रही है, पूरा देश देख रहा है। जिस बेशर्मी के साथ आज भी कांग्रेस से ही सवाल पूछे जा रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि किसने आदेश दिया, क्या उनके पास आर्म्स थे कि नहीं। प्रधानमंत्री मोदी साहब, फ्रांस में अगर एक अर्थक्वेक आता है, 6 लोग मर जाते हैं तो 15 मिनट में ट्वीट आ जाता है। यहाँ 40 घंटे के बाद संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लड़ते हुए मरे हैं। मरे शब्द का इस्तेमाल किया, शहीद हुए हैं वो। मुझे लगता है कि जिस तरह से कारगिल में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसी तरह से यहाँ पर फेलियर हुआ। तमाम मीडिया चैनल्स बता रहे हैं पिछले 1 महीने से, तब समझ नहीं आई इनको। चाइना को मौका मिला और यहाँ के हमारे कुछ मीडिया एंकर्स और तमाम मीडिया हाउसेस जो कहते रहे कि कोई कब्जा ही नहीं हुआ, कोई कब्जा ही नहीं हुआ। अगर कब्जा नहीं हुआ तो किस लिए मीटिंग की थी फिर आज से 10 दिन पहले? किस लिए मेजर जनरल लेवल की मीटिंग आज हो रही है? आलोक जी, एक सवाल मैं शहनवाज जी से ले रहा हूँ। शहनवाज जी, आप हमारे देश के कुछ टीवी चैनलों को 24 से 48 घंटे के अंदर तमाम सैटेलाइट इमेज उपलब्ध हो गई। तमाम ऐसे देश और दुनिया में लोग हैं जिनकी कैपेसिटी है, जिनके प्राइवेट सैटेलाइट्स हैं, अगर आप उनसे अनुबंध करते हैं तो दुनिया के किसी कोने का जो है वीडियो आपको मुहैया करा सकते हैं। तो ऐसे में एक लंबे अरसे से अपने देश की सीमा पर इस तरह की हरकत हो रही थी, तो आपको नहीं लगता कि आलोक शर्मा जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि भाई इंटेलिजेंस फेल्योर था और कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस इनपुट सेना को रियल टाइम पे मिलना चाहिए था, या एनटीआरओ जैसी सशक्त संस्था हमारे पास है जो देश के चप्पे चप्पे पे नज़र रखती है, और जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जब कोई नोटिस इशू करता है और किसी मामले में जवाब मांगता है तो एनटीआरओ उनको जो है सैटेलाइट इमेज तुरंत मुहैया कराती है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक बहुत बड़ा जजमेंट है जिसमें क्या बोलते हैं कि बेल्लारी ब्रदर्स ने जो जंगल में तमाम माइनिंग की थी, उस पूरे एरिया की सैटेलाइट इमेज देख करके सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन दिया था। तो जाहिर सी बात है जब कोर्टों के आदेश पर चीज़ें मिल जाती हैं, एनटीआरओ उन्हें मुहैया कराता है, तो सेना के लिए तो पल पल मिनट मिनट का इनपुट तेजी से मिलना चाहिए था। कहीं आपको नहीं लगता कि इस बीच में कहीं कोई इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है, कम्युनिकेशन गैप हुआ है, जिससे ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ पहुंची हैं? देखिए, सीमा पर जितना तनाव था वो तनाव उस वक्त भी था। उस दिन ये शाम की घटना, जब वो तंबू लेकर इधर आ गए तो हमारे सैनिकों ने उनके तंबू उखाड़े और उसमें ये झड़प हुए और उसके बाद वो शहादत हुई। पहले तो आलोक जी को एक जवाब मैं दे दूं कि मुझे आप बीजेपी का प्रवक्ता कह सकते हैं जी। प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री हैं। जरा एक चीज करेक्ट कर लीजिए, आपके भी वही है, आपके चाइनीज आपके नहीं है, मोदी जी आपके हैं, इसलिए वो आपके भी प्रधानमंत्री। आलोक जी, फेलियर हुआ कि नहीं आप हुआ? अपने अगर वहां पर प्रधानमंत्री संबित पात्रा कहते हैं कि बीजेपी बीजेपी के प्रधानमंत्री मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो झूठ बोल रहे हैं क्या? इनका उत्तर दीजिए ना, इधर उधर मत भटकाइए डिबेट को। नहीं, मैं भटका नहीं रहा, मैं तो पॉइंटेड। अगर निहत्थे गए थे तो बैकअप फोर्स कहां थी? किसके आदेश से गए थे? अब मैं बोल लेता हूं, आप फिर आलोक जी, मौका दे दीजिए। आलोक जी,
आपके सवाल को मैं दोबारा दोहरा देता हूं। शाहनवाज जी वो ये कह रहे हैं कि अगर विदेश मंत्री कह रहे हैं कि नहीं हथियार के साथ गए थे, संधि थी इसलिए हथियार नहीं यूज किया, इस्तेमाल किया, वहीं संबित पात्रा ने कहा था कि हथियार के साथ नहीं गए थे संधि के कारण। हथियार हाथ में है फौज के और फौज के फौजी मर रहे हैं और वो हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। बीजेपी किसको बेवकूफ बना रही है? जब विदेश मंत्री जी ने जो कहा उसको संबित पात्रा भी वही कहना चाह रहे थे। नहीं, बिल्कुल अलग हथियार है दोनों। फौजी क्या होता है? पात्रा ने कहा हथियार तो नहीं दो थे। बड़े फौजी बैठे हैं आपके पास, हथियार थे लेकिन फौजी चलाए बिना नहीं। हथियार के थोड़ी होता है, फौज के बाद हथियार पहले होता है। तय कर लीजिए आप लोग आलोक सरकार में जी, कि हुआ क्या है कांग्रेस के वास्तव में। नेताओं को इतना भी नहीं पता। अब हथियार उस एरिया में, उस एरिया के अंदर उनके पास फौजियों के पास फायरिंग हथियार नहीं थे होगी कि 2 नहीं, आप इस किलोमीटर बात के का अंदर। जवाब ये दीजिए एग्रीमेंट चैनल करके पर। रखा आपने, गलती आपने की, खता आपने की, फिर सवाल भी आप आप ही पूछ आगे रहे पीछे हैं। पहुंच जाएंगे। एक बार हम आलोक पूछ जी रहे हैं सुन हथियार लीजिए, थे मेरे कि स्काइप नहीं? पे आपकी आवाज नहीं आ रही है, वो बात नहीं आ रही है। शहनवाज जी, आलोक जी, हम जवाब सेना के बहुत वरिष्ठ और जिम्मेदार अधिकारी जो सेना में काम कर चुके हैं बैठे हुए हमारे साथ, लेकिन हम उनकी तरफ जाने से पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। गलवान घाटी में धोखेबाजी करने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए भारत हर तरीके से तैयार है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती से लेकर आसमान और समुद्र में भी पहरा कड़ा कर दिया गया है। चीन के चालबाज चरित्र को समझते हुए भारत की फौज हर तरफ चौकन्ना है। देखते हैं एक रिपोर्ट। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 और 16 जून की रात हुई हिंसक झड़प के 2 दिनों बाद तक चीन 2 तरह की बातें करता रहा। एक तरफ वो शांति की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ गलवान घाटी पर दावा भी ठोक रहा है। इस बीच अपने 20 जवानों के शहीद होने के बाद भारत ने साफ कर दिया है कि यदि चीन चालबाजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। सैन्य सूत्रों के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सीमा प्रबंधन के लिए शांति बनाए रखने की नीति बदल गई है। वहीं पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए जब चाहे चले आने का विकल्प भी खत्म हो गया है। भारत की सेना इस समय 3,488 किलोमीटर की LAC पर अब तक की सबसे ज्यादा मुस्तैद पोजीशन पर तैनात है। उत्तराखंड में चीन से सटी सीमा समेत पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना के अलर्ट को बढ़ा दिया गया है। करीब 80 ट्रकों में भारतीय सैनिक चमोली से लगे चीन सीमा पर भेजे गए हैं। सीमा क्षेत्र में बड़ी संख्या में हथियार और तोप भी भेजी गई है। छुट्टी पर गए ITBP और सेना के जवानों की छुट्टियां रद्द कर ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश जारी हो गए हैं। उत्तराखंड से सटती नेपाल सीमा पर भी महाकाली नदी के किनारे SSB ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जवान हर पल हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए हैं। इस समय पहली प्राथमिकता सीमा पर एक तो शांति को कायम रखने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिस प्रयास में हमारे सरकार ने भी लगा है, पर साथ ही साथ इस समय हमारा दूसरी प्रायोरिटी एक एक इंच भारत की जमीन को एकदम निष्ठा से बचाना भी है। वो काम भी हम करेंगे। हम पहले जैसे चीन की सेना को भारत की LAC के इस तरफ भारत की सीमा के अंदर घुसने की अनुमति नहीं दे रहे, हम उनको रोक रहे हैं। हमारी सेना उनसे लड़ रही है। हमारी ये नीति भी कायम रहेगी, सीमा के हर इंच की रक्षा की जाएगी। चीन ने भी LAC पर गलवान, बेग ओल्डी, देपसांग, चुशुल और पूर्वी लद्दाख के दूसरे इलाकों में सेना बढ़ाई है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय सेना युद्ध के लिए पूरी तरह से अलर्ट पर है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक LAC पर सेना किसी भी तरह की स्थिति का सामना करने के लिए मुस्तैद है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर 15,000 सैनिक फॉरवर्ड इलाकों में हैं और इससे भी ज्यादा उसके पीछे खड़े हैं। चीन जमीन पर इस तरह की आक्रामकता कई बार दिखा चुका है। वो दोस्ताना माहौल में हमारे क्षेत्र में आते हैं, फिर उस इलाके को अपना बताने लगते हैं। इसलिए भारतीय डिफेंस उस प्रोटोकॉल को खत्म करने पर विचार कर रहा है जिसके तहत सैनिक LAC के फॉरवर्ड इलाकों में फायर आर्म्स नहीं लेकर जाते हैं। इसके साथ ही भारत ने लद्दाख में सड़क निर्माण का कार्य भी तेज कर दिया है। करीब 1500 मजदूरों को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। चीन को भारत के इसी सड़क निर्माण से दिक्कत है, क्योंकि इसके बाद भारतीय सेना का बॉर्डर तक जाना आसान हो जाएगा, जो चीन नहीं चाहता है। चीन भले ही रक्षा बजट के मामले में भारत से आगे है, लेकिन सैन्य साजो सामान और क्षमता के लिहाज से भारत उसे करारा जवाब देने में सक्षम है। भारत अपनी GDP का 2.5% हिस्सा
यानी 4,252 अरब सेना पर खर्च करता है, जबकि चीन लगभग 17,327 अरब खर्च करता है, जो कि वहां के जीडीपी का 1.9% है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समाचार। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर चालबाज चीन की हकीकत को कैसे दुनिया के सामने एक्सपोज किया जाए और कैसे चीन को भारतीय सीमा से खदेड़कर उसको उसके एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पीछे ढकेला जाए। जाहिर सी बात है, चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताएं कि अगर चीन ने भारतीय ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है तो हम बातचीत किस आधार को लेकर कर रहे हैं, और जो मेजर जनरल स्तर की वार्ता चल रही थी उस बातचीत का आधार क्या था? उस बातचीत का आधार था कि चीन जो फिंगर 4 पैंगोंग त्सो लेक के उत्तरी साइड में जो पहाड़ से 8 स्पर्श निकलते हैं, जिसको फिंगर्स बोला जाता है, अंगुली हिंदी में बोला जाता है जी। फिंगर 1 से लेके फिंगर 8, तो फिंगर 4 पे हिंदुस्तान का आधिपत्य रहा है और फिंगर 5 से लेके फिंगर 8 तक इंडियन आर्मी के पेट्रोल्स वहाँ पेट्रोलिंग करते रहे हैं कई सालों से। वहाँ उस समय कोई समस्या नहीं है, उस समय चीन ने कोई समस्या खड़ा नहीं किया। बट चीन जो है अभी कोविड-19 के कारण और हिंदुस्तान के भय के कारण वो इस तरह से एग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है, हिंदुस्तान पे दबाव की राजनीति कर रहा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि चीन की दृष्टि गलवान वैली पे लगी हुई है। देखिए, जो फेस ऑफ पॉइंट है, जो प्रॉब्लम एरियाज है, उसके 4 बिंदु हैं। गलवान वैली में पेट्रोल पॉइंट 14, गोगरा में हॉट स्प्रिंग्स पीपी पेट्रोल पॉइंट 15, पेट्रोल पॉइंट 17A और पैंगोंग त्सो लेक में फिंगर 4। ये है समस्या का बिंदु। अब जो प्रश्न जो लोग उठा रहे हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी की, जमीन लिया ही नहीं तो बातचीत किस बात का? बातचीत इस बात का कि फिंगर 4 में चाइना ने जबरदस्ती अपना बंकर बनाया है और हिंदुस्तान के पेट्रोल्स को रोक रहा है, जिसके वजह से 58 स्क्वायर किलोमीटर्स खतरे में आ सकता है। तो वो खतरे में ना आए, इसलिए बातचीत जरूरी है। और हिंदुस्तान के फौज ने और हुकूमत ने स्टैंड लिया कि हम इस कुदृष्टि को सफल नहीं होने देंगे। ये है बातचीत का तरीका। अब जो इंसिडेंट हुआ है, ये समझने की जरूरत है कि पहली बात तो है इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण। 1993, 1996, 2005 और 2013 ये 4 जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, उसके तहत फायर आर्म्स शांति के लिए बैंड है। अब एक और बिंदु पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूं कि जब कर्नल बाबू, कमांडिंग ऑफिसर 16 बिहार रेजिमेंट, जब वो घटना स्थल पे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस का वो हिस्सा थे, उनको पता था कि डिसएंगेजमेंट कैसे होना है फेज मैनर में, तो उनको सब बात पता था। अब जब डिसएंगेजमेंट चल रहा है और देखने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि उस समय कोई हथियार नहीं ले जाना चाहता है ताकि स्थिति न बिगड़े, तो वो नहीं ले गए गुड फेथ में। अब गुड फेथ में नहीं ले गए, उसका चीन ने फायदा उठाया और पहले पेट्रोल, चीन का पेट्रोल वापस गया और फिर तुरंत थोड़ी देर के बाद लौट गया और टेंट लगाने लगा अपना टेम्पररी स्ट्रक्चर। इस पर कर्नल बाबू ने आपत्ति जाहिर की, फिर हो गया भिड़ंत और फिर रॉड्स का इस्तेमाल करके उन्होंने कर्नल बाबू की हत्या कर दी, वो शहीद हो गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि समस्या है चीन, और जब इस तरह की समस्या है तो इस देश के सभी पॉलिटिकल पार्टी, इस देश के सभी लोग एक सुर में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रमुख मानते हुए ये बात करें। हम इस यहाँ पर जब राजनीति करना शुरू करते हैं, दुख मुझे लगता है कि जब लोग पीओ के सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न उठाते हैं, बालाकोट के स्ट्राइक पे प्रश्न उठाते हैं, हिंदुस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सड़क का गुंडा कहते हैं, और जब रफाल डील पे चीन के चंगुल में फंस के और टेक्निकल डिटेल्स मांगना शुरू करते हैं, जब इस तरह की बातें होती है तो बहुत दुख होता है। और ये आपकी अनुमति हो तो मैं आईना दिखाना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी को कि उन्होंने भूतकाल में क्या क्या किया है। आप कहिए तो अभी शुरू करूं, मौका दीजिएगा, अदरवाइज मैं डिबेट छोड़ दूंगा। नहीं, बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, बिल्कुल। मैं इनका भी बताऊंगा, सिन्हा साहब का बीजेपी कौन सी तारीख को ज्वाइन की थी इन्होंने, और कौन से बीजेपी के एक्स सर्विस सेल के मेंबर हैं ये।
ये लोग पूरी तरह से देश के साथ धोखा करते हैं शाम को रोज टीवी चैनल्स पर बैठकर। आलोक जी पहले पहले बात सुनना चाहिए। एक सेकंड उपेंद्र जी एक सेकंड आलोक जी प्लीज चुप हो जाइए। मैं बीजेपी का सदस्य हूं, कोई शक? सच्चाई यहाँ पर मैं फौजी हूं और बीजेपी का सदस्य। आप टीवी चैनल्स पर आपको पेट में क्या दर्द हो रहा है? आपके अंदर 56 इंच आपके कांग्रेस के चमचा होने पर मेरी कोई आपत्ति नहीं थी। आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? चोला पहनकर कांग्रेस को मत आपको सुनाया पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मैं बीजेपी का सदस्य हूं तो। आलोक जी, सिन्हा साहब, में बात करूंगा। हम लोग एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट कर रहे हैं, कुछ कहीं पहुंचना है, हमें कोई एक निष्कर्ष निकालना है। मैं अभी एसबी अस्थाना साहब के पास जा रहा हूं, एक सवाल मैं उनसे भी लेता हूं, फिर लौट के मैं आ रहा हूं सिन्हा साहब के पास, फिर आलोक जी के पास भी चलेंगे और अखिल स्वामी जी के पास आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना अभी बाकी है। अस्थाना साहब, आप ये बताएं कि 20 जवान हमारे शहीद हुए, खबर ऐसी आ रही है कि 40 जवानों को मार करके हमने बदला ले लिया है, लेकिन बदला अभी बाकी है। चीन को वापस कैसे खदेड़ा जाए, और ऐसी स्थिति जब क्रिएट हो जाती है तो आर्मी के लिहाज से कैसे रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, मैं 2-3 चीजें पहले क्लैरिफाई करना चाहूंगा, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि डिबेट आपकी पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा जा रही है और नहीं, आप उसे आर्मी की तरफ ले आइए सर। हाँ, मैं अभी आपको सबसे पहले ग्राउंड सिचुएशन बता देता हूं सबको, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए कि ये मेरी जमीन उसकी जमीन, क्या कंफ्यूजन है। सबसे पहले, स्वतंत्र भारत और चीन के बीच में अभी तक कोई भी बॉर्डर ट्रीटी नहीं है, तो ये कहना कि ये जमीन किसकी है, किधर है, कि ये टोटल गलत है। जो बॉर्डर हम लोग मानते हैं लद्दाख के पास में, वो जॉनसन लाइन है जो चीन नहीं मानता। जो ईस्ट में हम लोग बॉर्डर मानते हैं वो मैकमोहन लाइन है जो चीन नहीं मानता। जो साइन हुई थी ट्रीटी वो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में हुई थी, और उसके ऊपर चीन के आदमी ने हस्ताक्षर जरूर किए थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको रेटिफाई नहीं किया, इसलिए ट्रीटी नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, ये 62 में जो पोजीशंस थी उसके ऊपर जो दोनों देशों की विचारधारा है उसकी इमेजिनरी लाइन है, ग्राउंड के ऊपर कोई लाइन नहीं है, कोई मार्किंग नहीं है। इसलिए हर पार्टी का या हर पॉलिटिशियन का ये कहना कि ये हमारी जमीन है उसकी जमीन है, ये बिल्कुल गलत है। अब बात बनती है कि एक परसेप्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो चीन का, और एक परसेप्शन हमारा है। कई जगह पर ये परसेप्शन ओवरलैप करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसी का एग्जांपल दे देता हूं। फिंगर 8 का सिन्हा साहब ने आपको थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल बताए थे। देखिए, फिंगर 2 जो है वो इंडिया की तरफ से शुरू होती है, और फिंगर 8 जो है वो चीन की तरफ है, और ये सारी की सारी पेंगोंग त्सो लेक में आती है। हम लोग पेट्रोलिंग करते थे ये मान के कि ये हमारा इलाका है, हम 2 से लेके 8 तक जाते थे। वो लोग पेट्रोलिंग करते थे 8 से लेके 2 तक, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में ये था कि आप अपना इलाका जो आप मानते हैं आप पेट्रोलिंग कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे पर फायर नहीं करेंगे, ये अरेंजमेंट था। अब क्या हुआ है कि चीन ने आके फिंगर 4 के ऊपर पेट्रोल करके वापस जाते थे, वो पहले नॉर्मल था, होता रहा है। अब उन्होंने वहां पर तंबू लगा दिए, और अब हम भी वहां पर जाके हमने भी तंबू लगा दिया, और अब हम उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और अब नेगोशिएशन ये हो रहा है कि आप यहां से वापस जाइए। तो ये सिचुएशन है, इसमें मेरे जमीन आपकी जमीन वाली कोई कहानी नहीं है। नेक्स्ट बात अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें करना क्या है और क्या क्या तरीके हैं। फौज के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो देश को सूट करेगा, जो हमारे मिलिट्री कमांडरों को सूट करेगा वो ऑप्शन ली जाए। ऑप्शंस में कई सारे किस्म के ऑप्शन होते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर पूरा देश तैयार है, लड़ाई भी एक ऑप्शन है। अगर लड़ाई से हम सोचते हैं कि हमारे देश को ज्यादा नुकसान होगा, इकोनॉमी को ज्यादा नुकसान होगा, तो छोटे ऑप्शन हैं। जैसे वो हम एक जगह पे आके बैठ गए हैं जहां हम समझते हैं कि हमारी जमीन है, हम किसी ऐसी जगह पे जाके बैठ जाएं जहां पे वो समझते हैं कि उनकी जमीन है, और फिर बोलें कि भैया अभी आपस में हिसाब करते हैं, या आप यहां से पीछे जाइए, हम पीछे आ जाएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। और जहां तक हथियार का सवाल है, थोड़ा सा सिन्हा साहब ने समझाया था, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं इस बारे में कि जो ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल
क्यों इसलिए ये बातचीत हुई थी कि भाई फायर नहीं करेंगे एक दूसरे पे, क्योंकि एक्सीडेंटली गर्मा गर्मी में अगर एक फायर हो जाता है तो वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर माना जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, चाहे वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी भी की भी गवर्नमेंट हो। लेकिन अस्थाना साहब, एक सवाल उठता है, अस्थाना साहब एक बड़ा सिंपल सा सवाल उठता है, एक गोली चलने से वार माना जाएगा लेकिन 20 लाशें गिरने से वार नहीं माना जाएगा। अभी आप उसी के ऊपर बाहर जाइए जी। तो इसलिए जो है ये सही बात है आपकी, 20 लाशें गिरने के बाद जो है, अब ये बात सही है कि इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर काम नहीं कर रहा है, इसको रिवाइज करने की जरूरत है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आज का नहीं है, बहुत पहले का है, लेकिन कोई इसमें ये किसके टाइम का था ये मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको ये बता दूं कि सर्टेनली आपकी बात सही है, इसमें रिवीजन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इस बारे में भी मैं आपकी ये दर्शकों के लिए मैं क्लियर करना चाहता हूं कि उनके काफी कैजुअलिटी हुई है। ग्लोबल टाइम्स ने माना है कि हमारी कैजुअलिटी हुई है, उनके पेपर में लिखा हुआ है कि हम अपनी कैजुअलिटी को अपने लोगों को सामने दर्शा नहीं रहे हैं ताकि बातचीत और ना बिगड़ जाए और ना भड़क जाए। और जैसा कि ये जो पेपर्स में आ रहा है उसके मुताबिक, उन्हीं के पेपर से पढ़ के मैं बात कर रहा हूं कि उनको ये लग रहा है, इसीलिए वो ये बयान दे रहे हैं कि भाई हमारी कमजोरी ना समझा जाए इसको, क्योंकि उनके काफी आदमी मर चुके हैं और उनकी कैजुअलिटीज हमसे काफी ज्यादा हुई हैं इस मुठभेड़ में। हालांकि गलत काम उन्होंने किया, जो प्रोटोकॉल था उसके मुताबिक जिस हिसाब से उन्होंने डंडे लेके आ गए, डंडे में नेल फंसा दिया, उससे हिसाब से मारपीट करी, ये गलत काम है जो किसी भी हालत में कोई रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल फौज नहीं करती। अब आगे बात इसकी, आपने मेरे से सवाल पूछ रहे थे, अभी आप सवाल पूछे, मैं बताता हूँ आपको। एक सवाल पूछ रहे थे मेरे से। मैं सवाल ये पूछ रहा था कि जब कोई अंडरस्टैंडिंग है और उसमें अगर फायरिंग हो जाए तो उसे डिक्लेरेशन ऑफ वार माना जाएगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ये भी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर एक पक्ष दूसरे पक्ष को पहले वार करके मार के लोगों की लाशें गिरा देता है तो ऐसे में क्या माना जाएगा? ये गलत, सही बोल रहे हैं आप। इसका मतलब अभी जब हम बातचीत करें, नेक्स्ट राउंड जब बातचीत का होगा तो उसमें इस चीज को पक्का बातचीत करनी चाहिए कि भाई ये जो सीबीएम मेजर आज तक जो चले आ रहे हैं, पिछले 2 दशकों में, जो ये 5 जिनकी बात कर रहे थे जनरल सिन्हा साहब, मैं रिपीट नहीं करूंगा, तो इसका मतलब ये अभी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इनको ये लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि गोली नहीं चलाई और गोली से नहीं अस्थाना साहब, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हम ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो सीधे अखिल स्वामी जी के पास चलेंगे और ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की आर्थिक साझेदारी भारत और चीन के बीच साल दर साल बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची है, अगर ये बात आगे बढ़ती है तो चीन कितना प्रभावित होगा और अगर भारत का नुकसान होगा तो कितना। वक्त है ब्रेक का, तुरंत वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश भर में सीमा पर जवानों की शहादत का बदला लेने की उठ रही मांग के बीच भारत ने आर्थिक मोर्चे पर चीन को चोट करना शुरू कर दिया है। सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को मेड इन चाइना के सामान का उपयोग करने के लिए रोकने को कहा गया है। रेलवे ने भी चीनी कंपनी को मिला 471 करोड़ का ठेका तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इसके अलावा चीनी कंपनी को मिले दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण का ठेका भी रद्द होने की प्रक्रिया में जा चुका है। इन सब के बीच सवाल ये भी है कि क्या वाकई भारत में चीन की कंपनियों और सामानों का पूरी तरह बहिष्कार संभव है? देखते हैं एक रिपोर्ट। एक और बॉर्डर पर चीन की गुस्ताखी का सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया तो अब आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को उसकी हरकतों की सजा देने की शुरुआत हो गई है। भारत सरकार ने टेलीकॉम कंपनी BSNL और MTNL से किसी भी चीनी कंपनी के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। साथ ही दोनों कंपनियों को टेंडर में बदलाव करने के लिए भी कहा गया है। इस आदेश का चीनी कंपनी हुआई और ZTE के भारत में कारोबार पर गहरा असर पड़ेगा। देश के 5G डिप्लॉयमेंट से ये दोनों कंपनियां प्रतिबंधित कर दी गई हैं। भारतीय टेलीकॉम इक्विपमेंट का एनुअल मार्केट 12,000 करोड़ रुपए है।
इसमें से 1/4 पर चीन का कब्जा है। बाकी में स्वीडन की एरिक्सन, फिनलैंड की नोकिया और साउथ कोरिया की सैमसंग जैसी कंपनियां शामिल हैं। हुआई पर लंबे समय से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के इशारे पर काम करने का शक रहा है। It is simply not a standalone effort by the Indian armed forces. It has to be an effort by the people of India, a combined effort. Which is why I think it is very important that this initiative now to ban the use of Chinese goods, all forms of Chinese goods, has now caught the public consciousness and, if implemented, will cause a serious dent to the Chinese economy. उधर रेलवे ने चीन को दिया गया 471 करोड़ का ठेका भी रद्द कर दिया है। डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप कंपनी लिमिटेड को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट काम में लेट लतीफी के कारण रद्द किया गया है। इसके अंतर्गत कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय नगर के बीच सिग्नलिंग और टेलीकॉम से जुड़ा काम हो रहा था। इस बीच दिल्ली और मेरठ के बीच बन रहे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के ठेके से भी चीनी कंपनी को हाथ धोना पड़ सकता है। इसके एक हिस्से के कंस्ट्रक्शन का टेंडर एक चीनी कंपनी को मिलने की खबरें थी, लेकिन सरकार ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि चीनी कंपनी को अब इस टेंडर से दूर ही रखा जाएगा। इन सब के बीच सवाल ये भी है कि क्या भारत में वाकई चीन की कंपनियों और सामानों का पूरी तरह बहिष्कार संभव है? दरअसल चीन भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स, ई कॉमर्स, हॉस्पिटैलिटी और ई लर्निंग जैसे सेक्टर में गहराई तक घुस चुका है। हमारे कुल विदेशी व्यापार में चीन का हिस्सा 10.1% है। इसलिए भारत के लिए अचानक इसे रोक देना संभव नहीं है। वहीं चीन के विदेश व्यापार में भारत का हिस्सा सिर्फ 2.1% है। वित्त वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के कुल निर्यात में चीन का हिस्सा महज 5.3% है, जबकि कुल आयात में चीन का हिस्सा 14% है। यही नहीं, चीन के कुल आयात में तो भारत का हिस्सा महज 0.9% है। चीन और हांगकांग को जोड़ ले तो ये भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। अमेरिका इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है। 2019-20 में चीन हांगकांग से भारत का कुल व्यापार करीब 7,88,759 करोड़ रुपए का हुआ, जबकि इस दौरान अमेरिका के साथ भारत का व्यापार करीब 6,32,120 करोड़ रुपए का हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया के सामने ये आंकड़ा है, ये तथ्य है कि भारत और चीन एक दूसरे के साथ सबसे बड़े व्यापारिक पार्टनरशिप रखने वाले देश हैं। ऐसे में जब सीमा पर इतना तनाव बढ़ गया है, जब बातचीत इतनी तल्ख हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर आर्थिक फ्रंट पर भी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है कि चीन भारत की जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उनमें सबसे बड़ा निवेशक है। अगर बात हम करें, जो डेटा मेरे सामने है, कि अगर बात हम स्नैपडील की करें तो चीन ने उसमें $500 मिलियन का निवेश किया है। अगर बिग बास्केट की बात करें तो $200 मिलियन। अगर एक्सप्रेस फ्लीज लॉजिस्टिक कंपनी है उसमें 100 मिलियन यानी $100 मिलियन। अगर जोमेटो की बात करें तो $150 मिलियन। टिकट न्यू की बात करें तो उसमें $30 मिलियन। अलीबाबा ग्रुप जो है इन सारी कंपनियों में निवेशक है। अलीबाबा ग्रुप की जो फाइनेंशियल आर्म्स है, एंट फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप, इसने 197 कम्युनिकेशंस यानी पेटीएम उसकी जो पेरेंट कंपनी है उसमें करीब $857 मिलियन निवेश करके 50% हिस्सेदारी अपने पास रखे हुए है। ठीक उसी तरीके से और भी जो तमाम कंपनियां हैं उसमें हाइक है, गाना है, इबीबो है, डेली हंट जो कंटेंट एग्रीगेटर कंपनी है, मेक माई ट्रिप है। मेक माई ट्रिप में $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है चाइनीज़ कंपनी का, बाइट डांस जो कंपनी है। इस तरीके से अगर देखा जाए, अगर सबको जोड़ दिया जाए तो करीब $10 बिलियन का निवेश लगभग चीन का तमाम छोटी बड़ी कंपनियों में मिलाकर सामने सामने दिखाई दे रहा है। सीधे सवाल मैं अखिल स्वामी जी से ले रहा हूं। अखिल जी, जब सीमा पर इस तरह का तनाव पैदा हो जाता है और जब उसका असर आर्थिक फ्रंट पे भी इस तरीके से दिखाई देने लगता है, तो दो
इस तरह की साझेदारी रखने वाले देश, जो इस तरह की पार्टनरशिप रखने वाले देशों के सामने आर्थिक फ्रंट पर क्या विकल्प बचते हैं, और जब इस तरह का तनाव हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे खेल में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा? भारत प्रभावित होगा या चीन प्रभावित होगा? और प्रभावित होगा तो उसके परिणाम क्या होंगे? देखिए, दो तरह से मैं इसका जवाब देना चाहूँगा उपेंद्र जी। एक तो सच्चे भारतीय के रूप में जो चीन ने हमारे साथ हरकत की है, जो दुष्टता की है, उसका जवाब देना आवश्यक है और आर्थिक रूप से भी उसका जवाब देना आवश्यक है। अब अर्थशास्त्र के छात्र के रूप में मैं एक जवाब देना चाहूँगा। देखिए, पूरे विश्व में अगर पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें तो कुछ डिमांड सेंटर्स हैं, कुछ सप्लाई सेंटर्स हैं। अगर कोई देश अपने देश में आयात करता है तो आयात क्यों करता है? आयात इसलिए करता है कि उसके देश के अंदर जो प्रोडक्शन है उसके डिमांड से कम है, इसलिए ये जो डिफरेंस है उसको आयात से उसकी पूर्ति करता है। अगर कोई देश निर्यात करता है तो निर्यात इसलिए करता है कि उसका प्रोडक्शन उसकी डिमांड से ज़्यादा है। चीन ने पिछले 15-20 साल में जो अपनी स्थिति बनाई है, उसने एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह अपने को डेवलप किया है। अगर आज भारत का आईआईपी 12-13% होता, अगर आज हिंदुस्तान का जीडीपी 10% होता, अगर आज देश में हमारी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट होती कि हम प्रतिबंध लगा के अपने देश की डिमांड को अपने देश के प्रोडक्शन से पूरा कर पाते तो कोई समस्या ना होती। जैसे आपने बताया कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 60-70% जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है। टेलीकॉम सेक्टर में और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के सेक्टर में जो पार्टिसिपेशन चाइना का है और स्टार्टअप में जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट चाइना का है बहुत ज़्यादा है। और आप जानते ही होंगे कि अमेरिकन बॉन्ड मार्केट में चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है, उनके टोटल बॉन्ड मार्केट का एक बहुत बड़ा भाग चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है। ये उसकी स्ट्रेटजी है, वो देशों में इन्वेस्टमेंट करके उनको आर्थिक रूप से अपने ऊपर निर्भर कर लेता है। अब प्रश्न आपने ये पूछा कि इसका जो ज़्यादा आघात होगा वो चाइना को होगा या हिंदुस्तान को होगा। देखिए, जो मुझे लगता है कि अगर हमने एक दीर्घकालीन प्लान बनाएं और ये कहें कि हम अपने आईआईपी को 13-14% ले जाएंगे, जीडीपी को ज़्यादा ले जाएंगे, इंडियन इंडस्ट्री को सर्वाइव ही नहीं करेंगे, उसको इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे कि जो हमारी सप्लाई चेन में गैप आएंगे चाइना से इंपोर्ट होने की वजह से, उसकी पूर्ति करने में हम सक्षम होंगे। अगर आप सोचें कि हमारे यहाँ किसी चीज़ की 100 टन की डिमांड है और 60 टन का प्रोडक्शन है, तो 40 टन का जो ये गैप है, या तो इससे मूल्य वृद्धि, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या हमको दूसरे देशों से उन चीज़ों को आयात करना पड़ेगा जो अपनी मनमानी करेंगे। तो वास्तविकता में नुकसान चीन का भी होगा, नुकसान हिंदुस्तान का भी होगा। चलिए, आर्थिक पक्ष से नुकसान का हम बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। अगर इस दबाव में जो हमारी सीमाओं पर दबाव चीन बनाने की कोशिश कर रहा है और जो दुष्टता कर रहा है और हमारे लोगों को, हमारे सैनिकों को शहीद करने का प्रयास कर रहा है, अगर इस प्रयास से वो तनाव कम होता है, अगर वो झुकता है, अपने घुटने पे आता है, तो हमारा यह आर्थिक दबाव हम कोई भी कीमत सहन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, देखिए, आर्थिक व्यवस्था आज की तारीख में कोरोना की वजह से जो हमारे सारे अंदेशे हैं कि हमारी जीडीपी माइनस में जाने वाली है, पूरी की विश्व की जीडीपी जो 3.2% थी वो घट के 0% पे आने वाली है। पूरे विश्व में इंटरेस्ट रेट कम, देखिए, चीन के पास इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट रिजर्व्स हैं, जितने ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं कि वो अपने एक्सचेंज को, अपनी करेंसी को वीकेंड करके एक्सपोर्ट में दबाव बना सकता है। चीन और भारत के अंदर एक बहुत मूल अंतर है। चीन जो है निर्यातक देश है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। हिंदुस्तान जो है वो इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। चीन अपनी करेंसी को वीकेंड करके अपने एक्सपोर्ट को, जो उसका नुकसान 3% का हिंदुस्तान से होगा, दूसरे देशों में अपनी करेंसी को वीकेंड करके उसमें आधिपत्य जमा सकता है। लेकिन अगर हिंदुस्तान एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपनी करेंसी को वीकेंड करेगा, क्योंकि हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, हम पे बहुत ज़्यादा आघात होगा। मेरा केवल निवेदन ये है
कि अगर भारतवर्ष की व्यवस्था को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी औद्योगिक क्षमता को बढ़ाते हुए अगर मेक इन इंडिया का हमारा प्रोग्राम सफल हो गया होता, जो हमारे वीक पॉइंट्स थे जिनको हम चाइना से इंपोर्ट करते थे उनके सब्स्टिट्यूशन का प्रयास हमने कर लिया होता और वो जो फिल इन द गैप्स थे उनको कर लिया होता, तो आज हम पूरी तरह से चाइना का बाइकआउट करते और चाइना घुटने के बल आ जाता। लेकिन आज चाइना को यह पता है कि जब 60-70% कंपोनेंट्स उस पर हम डिपेंडेंट हैं और हमारी सप्लाई चेन इतनी अच्छी नहीं है, आज की तारीख में अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे उसमें 1.5-2 साल का टाइम लगेगा, तो हमको कुछ हद तक चीन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अगर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो हमको साउथ कोरिया, ताइवान जैसे देशों से आयात बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आयात तो हमको इसलिए बढ़ाना पड़ेगा कि जो हमारी डिमांड और जो हमारी सप्लाई के बीच का गैप है उसको तो हमें पूरा करना ही पड़ेगा। तो देखिए, प्रभाव तो दोनों देशों पे पड़ेगा और चीन क्योंकि एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसने पूरे विश्व के छोटे छोटे देशों में, छोड़िए अमेरिका जैसे देश में, अपना इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। भारत को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपने आईपीयू बढ़ाने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अखिल जी, समय काफी आगे बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया मुझे चाहिए। आलोक जी, आप ये बताएं कि देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही साफ तरीके से बात रखी, क्रिस्टल क्लियर, कि अगर हमारे अंदर दम है और हम अपनी डिमांड को अपने यहाँ प्रोडक्शन से पूरा कर लें तो जाहिर सी बात हमें किसी से इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में हम इस कंडीशन को रातों रात अचीव नहीं कर सकते, इस पोजीशन को अचीव नहीं कर सकते। और कल प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी का भी पार्टिसिपेशन होगा, प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं आप। ऐसी स्थिति में आप क्या देश के सामने बताना चाहेंगे कि आर्थिक फ्रंट पर भारत को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि आर्थिक फ्रंट केवल एक यूनिलेटरल नहीं हो सकता है। हम तमाम संधियों के माध्यम से भी बंधे हुए हैं। ये जो नौटंकी हो रही है, छत से टीवी फेंक दिया और वो टीवी टूट गया और उसके फोटो में आग लगा दी, ये सब इनको मैं नौटंकियां कहता हूँ। मैं 2014 और 2019 के आंकड़ों को छोटा सा कंपेयर करना चाहता हूँ। 2014 में हर भारतीय के ऊपर लगभग 3,000 रुपए का प्रतिवर्ष चाइनीज सामान का लोड था। वो 2019 में बढ़ के 6,000 हो गया मोदी जी के शासनकाल में। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैठअप इंडिया, लेटअप इंडिया और इकोनॉमी हो गई रेंगअप इंडिया। दूसरा आंकड़ा, स्टार्टअप जितने थे मैक्सिमम फेल हुए और $11 बिलियन पिछले 5 वर्षों में, 2015 से और 19 4 वर्षों में चाइना ने यहां पर लगाया। और पेटीएम, जिसका नाम अभी आपने भी लिया, मोदी जी ने उसका प्रचार किया। पेटीएम हो, ओला हो, स्विगी हो, स्नैपडील हो, बहुत लंबी लिस्ट है। बिल्कुल। 2014 में चाइना से 5 डील हुई थी जिसके अंदर एफडीआई की बात थी और $51 मिलियन का निवेश की बात थी। और ये 2018 और 19 में बढ़ के 1500 डील हो गई। ये मेक इन इंडिया है हमारा। 1500 डील हुई और उसके बाद लगभग 60 गुना विदेशी निवेश की बात हुई। और मोदी जी 18 बार मिले और हमेशा एफडीआई की बात हुई। और इकोनॉमिक टाई अप तो छोड़ दीजिए, 2019 में तो बीजेपी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से कैसे, एक मिनट, पार्टी के लेवल पे जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह जी के नेतृत्व में कि ट्रेड बास्केट को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए 2019 में बीजेपी के सांसद गए थे चाइना के अंदर। एक्सपोर्ट पिछले 72 महीनों में से 68 महीने नेगेटिव है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज ये बात कर रहे हैं एफडीआई की और स्टैंडिंग की और खड़े होने की। मोदी साहब, आपने इकोनॉमी का भट्टा बैठा दिया। कोरोना में हमारा जो रुपया है डॉलर की तुलना में 13% गिर गया है। डिवैल्यूएशन चाइना ने अगर 2% कर दिया तो हम एक्सपोर्ट में कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे। 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, रुपए का 57 रुपए पे छोड़ा था डॉलर की तुलना में हमने 2014 में, आज 78 रुपए पे पहुंचा दिया मोदी जी ने। मोदी जी कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, रुपया आईसीयू में चला गया है, आज कहां वेंटिलेटर पे है क्या? आलोक जी, शहनवाज जी, आप लोग क्या समझते हैं कि ऐसे हालात में आर्थिक फ्रंट पर किस तरीके से सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम प्रवक्ता होने के नाते कैसे रिएक्ट करना चाहिए? और आलोक जी की बातें तो आपने सुन ही ली, डॉलर और रुपए की तुलना। आलोक जी की तो ये बातें बहुत बार सुन रहे हैं, जवाब देने लायक सवाल ही भी नहीं उठाया उन्होंने। तो आलोचना है। हम तो
आज हमारे यहाँ मीडिया सेल के अमित मालवीय जी ने पूछा कि 2008 में जो आप लोग गए थे वहां जो एमओयू साइन हुआ था वहां की सीपीसी और कांग्रेस के बीच में, उस पर भी थोड़ा बोल देते आलोक। चाइना जब डोकलाम में जब चाइना से हमारा टेंशन था बोल दीजिए आप। राहुल जी बिना भारत डोकलाम भी आप ही के समय पे हुआ, हमारे समय पे नहीं हुआ है। और डोकलाम के बाद 6 केंद्रीय मंत्री चाइना गए थे, किस लिए गए थे वो? ये आलोक जी, शाहनवाज जी को सुनने दीजिए। हाँ, ये भी बता देते। बात यह है अपने देश के एक एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे, अपने स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। चाइना को जिस भाषा में समझ में आएगा उस भाषा में बताएंगे। और आर्थिक लेवल पर जो अखिल स्वामी जी ने कहा है वो हमारे संज्ञान में है। लोकतंत्र में जनता चाइनीज चीजों से दूर हो रही है और जब पब्लिक, मार्केट तो पब्लिक है, अगर पब्लिक ने तय कर लिया कि वो चाइनीज चीजों को छुएगी नहीं तो चाइना की चीजें वैसी रह जाएगी। कांग्रेस के नेताओं से भी अपील है, सरकार कुछ नहीं करेगी। समय की सीमा पूरी हो चुकी है। मैं यहीं पर अपने सभी मेहमानों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। 9 बज चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आत्मनिर्भर बनने के मार्ग पर चल रहा है। आज जिन चीज़ों का हम आयात कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों का भविष्य में हम निर्यात करेंगे। ये आपदा को अवसर में बदलने का वक्त है। इससे लाखों युवकों को रोजगार मिलेगा। इस सेक्टर में भी रोजगार के काफ़ी अवसर हैं और हम दुनिया के सबसे बड़े कोयला निर्यातक बन सकते हैं। सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा बचाएगा और देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम में लाएगा। आज एनर्जी सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ये कार्यक्रम सिर्फ कोल माइनिंग से जुड़े एक सेक्टर से जुड़े रिफॉर्म्स को जमीन पर उतारने का ही है ऐसा नहीं है, बल्कि ये 130 करोड़ एस्पिरेशंस को रियलाइज करने का कमिटमेंट है। आज हम सिर्फ कॉमर्शियल कोल माइनिंग के लिए ऑक्शन ही लॉन्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोल सेक्टर को दशकों के लॉकडाउन से भी बाहर निकाल रहे हैं। ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप सबके पर भरोसा होने के लिए कह रहा हूं। ये आप पर मेरा जो भरोसा है उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आज हम जो इंपोर्ट करते हैं कल को उसी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनेंगे। तो आपने सुना प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री भी अर्थशास्त्र की भाषा बहुत गहराई से समझते हुए बोल रहे थे। जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें हम आयात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उतना प्रोडक्शन हम नहीं कर पाते। तो हस्तक्षेप में हमें दीजिए इजाज़त। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सहारा प्रणाम।